गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल स्टार स्मार्ट एजुकेशन। दोस्तों, कल ही हमने साइकोलॉजी की फर्स्ट क्लास डाली थी यूट्यूब के ऊपर और रिस्पांस बहुत ही कम रहा। प्लीज़ शेयर करें वीडियो को। जो भी टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ तो ही रिस्पांस अच्छा बनेगा। हाँ, कारण है उसका ये भी है रिस्पांस कम होने का, क्योंकि हमने बहुत ही टाइम के बाद यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड की। ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास साइकोलॉजी फॉर टेट एंड सी टेट के लिए, जिसमें हमने कल 10 क्वेश्चन कर लिए थे और उसी में हमने 30 to 40 क्वेश्चन अपने कवर कर लिए थे। जहाँ से बाहर आपको पेपर नहीं आने वाला है, जितने मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वही इनफ है आपके लिए। सबसे पहले मैं अब्राहम मोस्ले के बारे में पढ़ा था, और अब्राहम मोस्ले ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी दी थी। थ्योरी फॉर मोटिवेशन भी इसको बोलते हैं हम। और इसमें 5 पार्ट्स होते हैं, जो कि बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल है फर्स्ट पार्ट, एंड सेकंड पार्ट सेफ्टी, लव बिलोंगिंग थर्ड, एस्टीम फोर्थ, एंड सेल्फ फुलफिलमेंट लास्ट पार्ट होता है हमारा फिफ्थ पार्ट। और बाकी हमने मोटिवेशनल साइकिल इन साइकोलॉजी ये भी पढ़ ली थी। NDAGAR से हमने इसको लर्न किया था। तो NDAGAR में एन से नीड हो गया, डी से ड्राइव हो गया, ए से ऑरोसल हो गया, जी से गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो गया, ए से अचीवमेंट और रिडक्शन ऑफ ऑरोसल हो गया। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन पढ़ा था। अच्छा, कल मैंने इसमें ठीक से क्वेश्चन नहीं पढ़ा था और मैंने इसका आंसर आपको शायद अकोमोडेशन बता दिया था। तो यहाँ पे अकोमोडेशन यहाँ पे आंसर नहीं होगा। अकोमोडेशन क्या हुआ? न्यू स्कीमा को बनाना, न्यू इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर देना। एक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, उसके बाद सेकंड भी इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर देना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? fill the blanks is a mental structure that help us to understand and interpret न्यू इन्फॉर्मेशन। एक मानसिक संरचना है जो हमें नई जानकारी को समझने या व्याख्या करने में मदद करती है। तो वो नई जानकारी को समझने और उसकी व्याख्या करने में कौन सा स्कीमा हो गया? स्कीमा में ही हमारी न्यू जो हमारे पास होती है जानकारी वो आती है। जैसे मैंने स्कीमा के बारे में बताया था कि भाई बच्चे ने बिल्ली को देख लिया तो उसे लग गया पता कि भाई बिल्ली है, बिल्ली को 4 लेग्स होते हैं, 1 टेल होती है और 2 ईयर्स होते हैं। तो उसी तरह इसका जो हमारे पास आंसर होगा वो होगा स्कीमा। और एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में मैंने डिफरेंस बता दिया था आपको कल ही। जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी है वो कल की वीडियो पहले देखें तो ही नेक्स्ट वीडियो देखें। बाकी स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, जी फैक्टर, एस फैक्टर, एस से स्पेसिफिक फैक्टर हो गया, जी से जनरल फैक्टर हो गया। इसके बारे में भी कल बता दिया था। यहाँ से एक आधा क्वेश्चन आपको पक्का आएगा थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस से। मोनोफैक्टर बीनेट ने दी है, 2 फैक्टर स्पीयरमैन ने, ट्रायरी की थ्योरी हमारे पास स्टेनबर्ग ने, मल्टी फैक्टर थ्योरी EL थॉर्नडाइक ने, ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्नस्टर्न ने, मल्टीपल इंटेलिजेंस ऑवर गार्डनर ने, क्रिस्टन एंड फ्लूइड कैटल, और SOI मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस या 3 डायमेंशनल थ्योरी ये भी GB गिलफोर्ड ने दी थी हमारे पास। नेक्स्ट है पुनिशमेंट। अच्छा, पुनिशमेंट के बारे में जो मैंने कल आंसर दिया था नेगेटिव रिफोर्समेंट है। अब जो हमारे पास पेपर आया था उस पे लगभग 2 इयर्स तक तो नेगेटिव रिफोर्समेंट ही उन्होंने ऑफिशियली की में हमें आंसर बताया था। पर जो नेक्स्ट हमारे पास पेपर आया 2013 23 और 24 में, वहाँ पे उन्होंने इसका आंसर हमारे पास नॉट ए रिफोर्समेंट बताया है कि ना तो ये नेगेटिव है ना ही ये पॉजिटिव है। और वैसे भी पनिशमेंट से क्या नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं पड़ रहा है और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी नहीं पड़ रहा है बच्चे के ऊपर, तो ये नॉट ए रिफोर्स करना है। जो आजकल की आंसर की के हिसाब से नॉट ए रिफोर्स करना है इसका आंसर। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल, और इसी को हम क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल थ्योरी, जो कि किसने दी है हमारे पास? गिलफोर्ड ने दी है। ये भी हमारे पास क्वेश्चन आता है, अभी अभी हमने पढ़ा SOI, वो यही है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल 3 डायमेंशनल थ्योरी। इसमें कितने फैक्टर हैं? मैंने बताया आपको कि आजकल 180 हैं, परंतु 118 ऑप्शन में नहीं था। शुरू में 120 थे, 120 भी ऑप्शन में नहीं था, और उसके बाद 150 हुए और 150 ऑप्शन में था, तो 150 आंसर हो गया हमारे पास। बाकी ये कहाँ से आए कैसे आए इसके बारे में बता दिया है। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में बता दिया था। एक ही क्वेश्चन जो भी हमारे पास क्वेश्चन आया उसको सॉल्व करने के 5-6 हम अगर चीज़ें देख रहे हैं कि 5-6 प्रकार से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वो कौन सी होगी? डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। कन्वर्जेंट होगी कि एक हमारे पास क्वेश्चन आया उसका एक ही सॉल्यूशन कर दिया, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी। और पजल बॉक्स के बारे में हमने पढ़ लिया था कि ये थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी बोलते हैं इसको, जिसमें पजल बॉक्स यूज हुआ है। और पजल बॉक्स किससे रिलेटेड था? पजल बॉक्स में बिल्ली थी और उसमें एक हमारे पास बटन था जिसको दबाने से जो पिंजरा है वो खुल जाता था और बाहर जाके वो
जो मछली या फिर कुछ भी खाना रखा था उसे खा लेती थी। और इसमें हमने कौन कौन सी और थ्योरी हैं वो भी बता दिया था। पेवलव ने कौन सी थ्योरी दी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। किसने दी है, पेवलव ने दी है। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है। एक एक करके हम इन सभी के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। और कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है, स्किनर ने दी है हमारे पास। गैसल्ट ने कौन सी दी है हमारे पास, इनसाइड थ्योरी दी है। कर्ट लुइस फील्ड थ्योरी, ये किसने दी है, कर्ट लुइस फील्ड थ्योरी। इसके बारे में कर्ट ने दी है हमारे पास, ये भी हमें पता होना चाहिए। और नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ लर्निंग, तो लॉ ऑफ इफेक्ट आ गया, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडनेस। लर्निंग के 3 हमारे पास लॉ दिए थे जो थॉर्नडाइक है उन्होंने। नंबर 1 लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था। नंबर 2 दिया था हमारे पास लॉ ऑफ एक्सरसाइज की प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। और लॉ ऑफ रेडनेस मतलब कि रेडी ही नहीं होगा बंदा काम करने के लिए, पढ़ने के लिए। अगर बंदा रेडी ही नहीं होगा तो वो कैसे ही पढ़ाई करके कुछ अचीव कर लेगा, वो रेडी ही नहीं है। थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था कि पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। पॉजिटिव में क्या होगा हमारे पास, जो हम पुरानी इन्फॉर्मेशन है उसी से हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को कोरिलेट करके सीख रहे हैं। और नेगेटिव होगी जो पुरानी वाली है उससे हमें नुकसान हो रहा है दूसरी वाली इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में। और जीरो होगी जो पुराना हमने सीखा हुआ है पास्ट टाइम का, उसका कोई भी डिफेक्ट नहीं पड़ रहा है नई वाली पे, वो बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एन इंडिविजुअल बिकम मोर क्लियर इन ओरल एक्सप्रेशन एज वेल एज रिटन एक्सप्रेशन, कौन सी एज में, तो रिटन जो क्लियर हो जाता है ओरल एक्सप्रेशन और रिटन एक्सप्रेशन में, वो एडोलसेंस स्टेज में हो जाता है। एडोलसेंस स्टेज कौन सी होती है हमारे पास, 12 टू 18 ले लेते हैं हम इसको, 12 टू 18 ले लेते हैं। और WHO के अकॉर्डिंग हम कब से कब तक, 13 टू 19 लेते हैं। और ये बताया हुआ है इसके बारे में। बाकी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था एज ए साइंस ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी क्या करती है हमें, ओवर्ट बिहेवियर और बोथ ओवर्ट एंड कवर्ट बिहेवियर के बारे में बताती है हमें। और जो हमारे पास कवर्ट बिहेवियर है और जो ओवर्ट बिहेवियर है उसके बारे में मैंने आपको कल ही बता दिया था। कवर्ट बिहेवियर कौन सा बिहेवियर होता है जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसे मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे थिंकिंग कैसी है, उसके बारे में आपको नहीं है पता, तो वो कवर्ट बिहेवियर हो गया। और ओवर्ट बिहेवियर हो गया जिसको हम मेजर कर सकते हैं, मेरे बोलने से, मेरे चलने से आप मेजर कर सकते हैं मेरे बारे में। नेक्स्ट था ए पर्सन पोटेंशियल एबिलिटी इन एन एक्टिविटी, मतलब कि पोटेंशियल किस चीज में पर्सन का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है उसे एप्टीट्यूड बोलते हैं। और ये क्या होता है, जेनेटिक होता है, हेरिडिटी पीछे से ही मिला होता है। जैसे कई पर्सन काम रहते हैं बहुत ज़्यादा, कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आने पर भी वो बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, तो वो ही इसमें आ जाता है एप्टीट्यूड में, क्योंकि उन्हें जेनेटिकली मैक्सिमम ऐसा होता है कि उसके फादर भी काम ही रहते हैं, वो भी ज़्यादा गुस्सा नहीं करते हैं या ज़्यादा अपने इमोशन नहीं दिखाते हैं, तो वहीं से ये हमें ट्रेड मिलता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, एप्टीट्यूड के बारे में बता दिया। और नेक्स्ट है हमारे पास एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू, मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन, तो ये होगा हमारे पास सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मतलब कि एडजस्ट कैसे करेंगे हम एनवायरनमेंट में, उसके बारे में है एडजस्टमेंट। तो ये किससे रिलेटेड हुआ, एनवायरनमेंट में, या फिर हम कहीं पे भी जाते हैं, मान लो हम शादी में चले गए, वहाँ पे हम किसी को नहीं जानते थे पहले, और वहाँ पे जाके हम कैसे एडजस्ट कर रहे हैं और लोगों के साथ, तो वही आ गया एडजस्टमेंट। तो ये कहाँ पे हुआ, सोशल डेवलपमेंट होगी इसमें। सोशल डेवलपमेंट मतलब लोगों से हम मिले और किस तरह इंटरेक्ट किया, किस तरह अपने आप को एडजस्ट किया, वो आ गया एडजस्टमेंट में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, फॉर पाइजेट द चाइल्ड बिगिंस टू एक्सप्लोर वेरियस सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम इन ए वेरी सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल वे ड्यूरिंग, पियाजे के लिए बच्चा किसी समस्या के विभिन्न समाधानों को बहुत व्यवस्थित और तार्किक तरीके खोजने शुरू कर देता है। तो पियाजे ने हमारे पास 4 स्टेजेस दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। नंबर 1 सेंसरी मोटर स्टेज, नंबर 2 प्री ऑपरेशनल, नंबर 3 कॉन्क्रीट, और लास्ट थी हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो डायरेक्ट ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि फोर्थ जो हमारे पास लास्ट जो हमारे पास स्टेज थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो कौन सी दी थी पियाजे ने, तो वो दी थी हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेट। अब देखते हैं इन स्टेट्स के बारे में। सेंसरी मोटर बर्थ से लेके 2 ईयर तक, यहाँ से हमें क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं, ऑब्जेक्ट परमियंस लर्न हो जाता है इसमें। देखो जब बच्चा छोटा होता है तो उसके सामने, जैसे मान लो 6 महीने का ही बच्चा है, तो उसके सामने अगर हम खिलौना लेके जाएंगे तो वो उस टाइम तो उसको लगेगा कि हाँ खिलौना है, पर जब हम उसको वहां से लेके कहीं और ले जाएंगे, उस खिलौने को वहां पे उसके सामने नहीं रखेंगे,
तो उसे लगेगा कि नहीं, खिलौना एग्जिस्ट नहीं करता है। पर 2 इयर्स तक आते आते उसे पता लग जाता है कि अगर चीज उसके सामने नहीं है तो भी वो एग्जिस्ट करती है। तो वो आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट परमिनेंस, जो कि लर्न काम पे होता है हमारे पास सेंसरी मोटर में लर्न हो जाता है। और इसमें बच्चा कैसे सीखता है, सेंसिस से सीखता है। ओके, नेक्स्ट है 2 से 6 ईयर तक प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, ईगोसेंट्रिक थिंकिंग होती है बच्चे की। ईगोसेंट्रिक मतलब अगर बच्चे ने बोल दिया कि ये पहाड़, मान लो ऐसे हमारे पास 2 कप हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, पर हमने क्या किया, जो बड़ा वाला कप है वो आगे रख दिया और पीछे छोटा वाला कप रख दिया। तो हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा कि मान लो आगे वाली चीज हमें बड़ी दिखाई दे रही है और एक्चुअली में वो बड़ी है नहीं, तो वो बोलेगा कि नहीं, आगे वाली चीज ही बड़ी है, एक्चुअली में तो पीछे वाली चीज बड़ी है। पर वो बोलेगा नहीं, आगे वाली चीज ही बड़ी है। उसका देखने का जो नजरिया हो जाएगा वो अपना ही होगा कि मैंने जो बोल दिया वही फाइनल है, बाकी चीजें नहीं है। और ये लैंग्वेज डेवलपिंग स्टेज भी होती है। इमेजिनेशन स्टेट, एक्सपीरियंस ग्रोज, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, डिसेंट्रिक। नेक्स्ट आ गया 7 to 11 ईयर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है, जो कि यहाँ पे इकोसेंट्रिक है उसमें वो लॉजिक नहीं लगा रहा था, और जो कॉन्क्रीट ऑपरेशन है उसमें वो लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है चीजों के प्रति। और इसमें हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन। सीरिएशन भी होता है इसमें। ठीक है, कंजर्वेशन में क्या आ जाएगा कि वाटर को, जैसे हमने 2 गिलासेस लिए, उनमें वाटर जब हम बोलेंगे कि कितना है तो वो बोलेगा कि भी हाँ, इन दोनों में ही ठीक बराबर ही वाटर है। पर हम क्या करेंगे, इस वाले वाटर को अगर किसी बड़े वाले गिलास में अगर डाल देंगे और वो कम क्वालिटी हमें दिखाई देने लगेगी कि कम भरा हुआ होगा वो, तो वो बोलेगा कि नहीं, ज़्यादा तो छोटे वाले गिलास में ही है, बड़े वाले गिलास में तो कम वाटर है। तो वैसा कंक्रीट ऑपरेशन में वो सीख लेता है कि हमारे पास जो वाटर अगर हमने दूसरे बर्तन में भी डाल दिया तो उसमें भी उतना ही वाटर है जितना कि पहले था। नेक्स्ट है हमारे पास 12 ईयर्स टू एडल्टहुड तक आ जाता है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल। इसमें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना वो स्टार्ट कर देता है। जैसे कि पहले क्या होता है, बच्चा 11 ईयर तक बच्चा, जैसे हम बोलें कि 40 + 60 कर, तो ये क्वेश्चन अगर हमें उसे दे दिया तो वो इसको लिख के करेगा, 40 + 60 ऐसे करेगा। पर जो फॉर्मल ऑपरेशन है इसमें वो सीख लेता है कि 40 + 60 कैसे हमने दिमाग में ही कर लेना है कि 40 + 60 100 होता है। तो ये वाला इसमें आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में आ जाता है, हाइपोथेटिकल आइडियाज़ के बारे में आ जाता है। इमेजिन करना वो स्टार्ट कर देता है कि अच्छा 40 + 60 हमारे पास 44 6 को प्लस करके हमारे पास कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। तो वो इमेजिनेशन पावर आ जाती है। सो ये थी पियाजे की थ्योरी। और इसमें हमारे पास है, इन्होंने पूछा था कि चाइल्ड बिगिंस टू एक्सप्लोर वेरियस सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम्स इन ए सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल वे, तो कब, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट है हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बुद्धि का गुण नहीं है। तो बुद्धि का गुण कौन सा नहीं है, देखो थॉर्नडाइक ने जो इंटेलिजेंस कंसिस्ट है उन्होंने बताया था कि 4 की हैं उसके, उसको एट्रीब्यूट करने के। नंबर 1 लेवल, लेवल में आ गया डिफिकल्टी ऑफ टास्क कैन बी सॉल्व, कितने लेवल तक का वो टास्क सॉल्व कर सकता है, कितनी डिफिकल्टी तक का वो डिफिकल्ट अगर हम टास्क दे दें तो वो सॉल्व कर सकता है उसको। नेक्स्ट है रेंज, रेंज का मतलब हो गया कितनी वेराइटी में वो उसे सॉल्व कर सकता है, कि कितने प्रकार में सॉल्व कर सकता है। एरिया गया नंबर ऑफ स्टिमुलली 1 कैन रिस्पॉन्ड, और स्पीड में आ गया कि कितने जल्दी वो कर सकता है। तो ये तीनों तो आ रहे हैं इसमें, पर मेमोरी का इसमें कोई भी रोल नहीं है। तो रेंज, स्पीड, लेवल इनका रोल है, परंतु हमारे पास मेमोरी का रोल नहीं है। तो एक हो गया रेंज, एक हो गया स्पीड, एक हो गया हमारे पास लेवल हो गया, और एक जो हमारे पास बचता है वो है एरिया। तो ये 4 ही उसने बताए थे हमें एट्रीब्यूट, लेवल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट वाज नॉट यूज्ड बाय कर्ट लुइस इन ए फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी थी, कर्ट लुइस ने दी थी। फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग ये किसने दी थी हमारे पास,
कर्ट लुइस, ये भी लर्न रखना है आपने, क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाता है कि फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी थी, तो कर्ट लुइस ने दी थी। लर्निंग की जो भी थ्योरी है मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन में करवा ही दी है, वहां से आप लर्न कर लेना। तो इन्होंने कौन कौन सी टर्म का यूज किया था इसमें, टोपोलॉजी, इसका प्रिंसिपल ही टोपोलॉजी के ऊपर बेस्ड था, जो कि टोपोलॉजी वर्ड कहाँ से लिया गया है, मैथमेटिक्स से लिया गया है। लाइफ स्पेस, ये भी इसमें यूज हुआ है, वैलेंस भी इसमें यूज हुआ है, पर रीफोर्समेंट इसमें यूज नहीं हुआ है। तो आंसर क्या होगा, रीफोर्समेंट, रीफोर्समेंट। और इसमें मैं बताता हूँ क्या क्या उन्होंने बताया था। उन्होंने बताया कि भी पर्सन क्या क्या होता है, एक एनवायरनमेंट होता है, एक लाइफ स्पेस होता है उसका, ये वाला लाइफ स्पेस है उसका, ये वाला लाइफ स्पेस है उसका। इसी के अंदर रह के पर्सन अपने गोल को अचीव करता है, अपने जीवन को जीता है। तो इसमें क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले पर्सन क्या करेगा, पर्सन एक गोल सेट करेगा। पर्सन ने जब गोल सेट कर दिया तो अब पर्सन के पास क्या होगा, एक तो ड्राइविंग फोर्स होगी और एक रिस्ट्रेनिंग फोर्स होगी। ड्राइविंग फोर्स, इन्हें हम वेक्टर का नाम देते हैं, वेक्टर में भी एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो वैसे यहाँ पे भी है ड्राइविंग फोर्स और एक रिस्ट्रेनिंग फोर्स है। ड्राइविंग फोर्स होगी कि पर्सन ने वो गोल जो है वो अचीव करना है, वो किसके लिए करना है, उसके पास उसे अचीव करने के लिए कितने ज़्यादा कारण हैं कि मुझे ये तो गोल अचीव करना ही करना है। और जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स होगी कि पर्सन अपने आप को बोल रहा है कुछ टाइम तैयारी करने के बाद, मान लो टेस्ट के लिए वो तैयारी कर रहा है, फिर वो बोल रहा है खुद से ही कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं कहाँ से पढ़ूंगा, मैंने बैच ले लिया परंतु मैं उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ये रिस्ट्रेनिंग फोर्स हैं जो कि पर्सन को गोल से दूर कर रही हैं। अगर मान लो रिस्ट्रेनिंग फोर्स हमारे पास ज़्यादा हो जाती हैं एज कम्पेयर टू ड्राइविंग फोर्स, तो पर्सन गोल अचीव नहीं कर पाएगा। परंतु अगर ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू रिस्ट्रेनिंग फोर्स, तो पर्सन डायरेक्टली गोल को अचीव कर लेगा। और बैलेंस का मतलब कि बैलेंस भी टर्म इसमें यूज हुई है। बैलेंस में क्या हुआ, हाउ ही इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द गोल, अट्रैक्शन से रिलेटेड है जो बैलेंस है। बैलेंस भी क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ। अगर वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है अपने गोल की तरफ तो वो पॉजिटिव है, मतलब कि गोल को अचीव कर लेगा। अगर वो अट्रैक्टिव ज़्यादा नहीं होगा, कुछ टाइम के लिए ही वो अट्रैक्ट होगा अपने गोल की तरफ, तो फिर वो कौन सा हो गया हमारे पास, नेगेटिव बैलेंस हो गया। तो ये थे हमारे पास, और एक तो बैरियर जो बीच में होता ही है। बाकी जो हमारे पास लाइफ स्पेस है, ये वाला लाइफ स्पेस आ गया, इसी में रह के वो गोल अचीव करेगा, अपना जीवन यापन करेगा। और इससे बाहर वाला जो है उसे हम बोल देते हैं फॉरेन हल। फॉरेन हल मतलब कि पर्सन आने वाले टाइम में फॉरेन हल वाली सिचुएशन में भी जा सकता है। अपने जो लाइफ का उसने एनवायरनमेंट बनाया, जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है उससे बाहर भी जाके वो अचीव कर सकता है चीज़ों को। तो ये हो गया फॉरेन हल। उन्होंने बताया था बिहेवियर क्या है। बिहेवियर हमारे पास पर्सन का जो बिहेवियर है वो फंक्शन होता है किसका, पर्सन का खुद का और इंडिविजुअल और साथ में एनवायरनमेंट का। कि पर्सन के ऊपर जो इन्वायरमेंट, जो पर्सन जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है उसका बिहेवियर भी उसी के मुताबिक हो जाएगा। तो वो इन्होंने बताया था हमें कि जो बिहेवियर होता है पर्सन का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो किसका फंक्शन है, पर्सन इंडिविजुअल पर्सन का और साथ में उसके इन्वायरमेंट का। नेक्स्ट है द रिट्रीवल ऑफ व्हाट हैज बीन स्टोर्ड इन मेमोरी इज कॉल्ड। तो जो रिट्रीवल है, मेमोरी की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखो, हाउ डू वी फॉर्म मेमोरी, मेमोरी को फॉर्म कैसे करते हैं हम। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, इनकोडिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, हम चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। और जब हमने चीज़ों को सीख लिया, इकट्ठा कर लिया, तो उसको फिर हम अपने मेमोरी में स्टोर कर देंगे, मेंटेन रखेंगे इन्फॉर्मेशन को। जो हमने इन्फॉर्मेशन ली, हमने कहीं से हमें मिली इन्फॉर्मेशन, उसको जो हमने स्टोर किया, मेंटेन रखा, वो स्टोरेज में आ गया। और रिट्रीवल क्या हो गया कि हम समय समय पर उसे रिकॉल कर रहे हैं, हम भूल नहीं पा रहे, मतलब भूलेंगे नहीं उस चीज़ को, तो हम क्या कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं ताकि हम भूल ना जाए उस चीज़ को। तो वो आ गया रिट्रीवल। रिट्रीवल रिट्रीवल किससे रिलेटेड हुआ हमारे पास, रिकॉल से रिलेटेड हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए टीचर कैन इनहांस मोटिवेशन अमंग द स्टूडेंट्स इन हिज क्लास थ्रू। किससे कर सकता है वो इनहांस, एक शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों के प्रति प्रेरणा बढ़ा सकता है। प्रेरणा किससे बढ़ा सकता है, वो क्या करेगा, स्टूडेंट्स की प्रेज करेगा, प्रशंसा करेगा और उसे रिवार्ड देगा। अगर स्टूडेंट अच्छे नंबर लेता है तो उसकी प्रशंसा करेगा और उसे रिवार्ड भी देगा। तो उससे क्या हो जाएगा हमारे पास,
प्रेरणा बढ़ेगी स्टूडेंट में पढ़ने की। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ सूटेबल टीचिंग मेथड, ये भी ठीक है, सूटेबल टीचिंग मेथड भी होना चाहिए। और नेक्स्ट है कंजेनियल क्लासरूम इन्वायरमेंट, क्लासरूम का इन्वायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए। तो ऑल ऑफ अब इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16, फिल द ब्लैंक्स इज नॉट ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। तो अप्लाइड साइकोलॉजी की हमारे पास जो अप्लाइड साइकोलॉजी है उसकी कौन कौन सी ब्रांच है? एक आ गया क्लिनिकल, एक आ गया इंडस्ट्रियल, एक आ गया एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक आ गया साइकोलॉजी ऑफ क्राइम, मिलिट्री साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ साइकोलॉजी इन लॉ। यहाँ यहाँ पे हम साइकोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हैं, क्लिनिकल हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, एजुकेशनल साइकोलॉजी, मिलिट्री हो गया, मेंटल हो गया। 5 तक आपको लर्न होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं हम, तो क्या हो गया, क्लिनिकल हमने देख लिया, एजुकेशनल भी हमने देख लिया और मिलिट्री भी हमने देख लिया, परंतु जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है वो इसकी ब्रांच नहीं है। अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी नहीं है, तो आंसर होगा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मेथड द इंडिविजुअल ऑब्जर्व एंड एनालाइजेज हिज ओन बिहेवियर। तो किसमें करता है वो? इंट्रोसेप्शन मेथड में वो अपने ही बिहेवियर को एनालाइज करता है। जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या होता है हमारे पास? आंसर इसका सी होगा। एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या करेगा पर्सन, उसमें क्या करेगा, जैसे हमने किसी के बारे में उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, उसको टास्क देंगे, और उसको हमने टास्क दे दिया, फिर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो उस टास्क को किस तरह कर रहा है, तो वहां से हम उसको ऑब्जर्व कर लेंगे, उसके बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर लेंगे, तो वो हो गया एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्लिनिकल मेथड को और क्या बोलते हैं हम? केस स्टडी मेथड भी बोलते हैं, केस स्टडी मेथड भी बोलते हैं। और इसमें क्या है, हम केस स्टडी करते हैं, डीप स्टडी करते हैं किसी पर्सन के बारे में। जैसे कि हॉस्पिटल में हम जाते हैं, तो ये एक पर्सन अगर एक ही हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा है, तो वहाँ पे उसकी पूरी डिटेल मिलेगी कि उसको, उसका नाम क्या है, उसके फादर का नाम क्या है, उसके मदर का नाम क्या है, उसे किस चीज़ से दिक्कत है, उसे किस चीज़ से एलर्जी है, उसे कौन सी बीमारी है। तो केस स्टडी, क्लिनिकल मेथड क्या हो गया, केस स्टडी। और इंटरसेप्शन हो गया अपने ही बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, खुद ही अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना कि मुझे कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और क्वेश्चनियर मेथड क्या हो गया, क्वेश्चन करना किसी पर्सन से, और क्वेश्चन करके उसके आंसर को ऑब्जर्व करना कि अच्छा ये आंसर इसका आंसर वे इस तरह से दे रहा है, तो मतलब कि इसका बिहेवियर इस टाइप का है। सो ये भी हो गया हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन एन इंडिविजुअल डेवलपमेंट। तो देखो जो हमारे पास डेवलपमेंट का केस है, तो डेवलपमेंट कैसे होती है, बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से। जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं उसका भी हम पर इफेक्ट पड़ेगा। और जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी मतलब कि जो हमें अपने पेरेंट्स से मिल रही है चीज़, उसका भी हमारे ऊपर डिफेक्ट पड़ेगा। हेरिडिटी एक बायोलॉजिकल टर्म होगी, और इन्वायरमेंट हो गया जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है, हमारे फैमिली का इन्वायरमेंट है, वो आ गया एनवायरमेंट। तो बोथ, दोनों का ही हमारे पास क्या पड़ेगा, इंपॉर्टेंट रोल है इस दोनों का ही। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ। तो 5 सब्जेक्ट थे इसमें, इसको लर्न रखना, 5 सब्जेक्ट टेस्ट था। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 20th क्वेश्चन, ए टीचर कैन इनहांस मोटिवेशन अमंग द स्टूडेंट इन हिज क्लास थ्रू। किससे कर सकते हैं, वो तो हमने पढ़ ही लिया, ऑल ऑफ द अब ये 2 बार हम मेरे से रिपीट हो गया। 21 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करते हैं। और 21 क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। हु यूज द टर्म मेंटल एज फॉर द फर्स्ट टाइम, किसने यूज़ की थी। और बाकी प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, जो भी टेट सी टेट अपकमिंग जो भी पेपर है हमारे पास है उसकी तैयारी कर रहा है, कमीशन वगैरह के लिए भी यहीं से क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैथ की वीडियो लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। अभी तो मुझे रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं क्यों ही ऐसे मैथ की वीडियो लाऊं, या फिजिक्स केमिस्ट्री की। तो जैसे जैसे मेरे को रिस्पांस अच्छा मिलेगा वैसे वैसे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। सो थैंक यू।